जब से सम्राट अशोक ने 6 राज्यों को जीत लिया, तब से शानयान यानी श्यानयान ये पुराना शहर बन गया था महान चिन साम्राज्य की राजधानी। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। सम्राट के राज के 37वें साल में इस महान बादशाह की सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। अब तो हालत ये थी कि जैसे डूबता सूरज हो, बुझती हुई मोमबत्ती हो। और साम्राज्य के अंदर भी बहुत मुश्किलें थीं। अंदर से हर शहजादा उस गद्दी के लिए लड़ रहा था। बाहर से उत्तर और दक्षिण की ट्राइब्स सेंट्रल प्लेन्स पर कब्जा करना चाहती थीं, और जो 6 राज्यों के बचे खुचे लोग थे वो भेड़ियों की तरह छुपकर मौके का इंतजार कर रहे थे। साम्राज्य की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई बड़ी इमारत गिरने वाली हो। उस सुबह शानयांग शहर के बाहर एक चांदी जैसी सफेद घुड़सवार फौज अजगर की तरह बढ़ती चली आ रही थी। शहर की दीवार पर खड़े सिपाहियों ने जब यह अजनबी फौज देखी तो उनके चेहरे फीके पड़ गए। वो अलार्म बजाने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र उस काले ड्रैगन के झंडे पर पड़ी जो हवा में लहरा रहा था। थोड़ी देर में वो चांदी की कवच वाली फौज शहर के दरवाजे के सामने आ गई। एक सीधे कद का सफेद कपड़े वाला शख्स घोड़े पर बैठा फौज के बीच एक बग्घी के पास गया। उसने सिर झुकाकर बोला, हजूर, हम पहुंच गए। बग्घी के अंदर से गहरी और रौबदार आवाज आई, हाँ। फिर एक टोकन बाहर फेंका गया। सफेद कपड़े वाले ने उसे झट से पकड़ा, उस पर बने सुनहरे निशान को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी इज्जत का भाव आ गया। वो समझ गया था इसका मतलब क्या है। उसी वक्त दीवार पर मौजूद 100 सिपाहियों के कमांडर की नज़र नीचे गई। उसने जोर से पूछा, कौन आया है? सफ़ेद कपड़े वाले ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, दीवार की तरफ देखा थोड़ा तिरस्कार से, फिर उसने वो टोकन ऊपर उठा दिया। दीवार पर खड़े कमांडर ने जैसे ही वो टोकन देखा, पहले एक पल के लिए रुका, फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने नीचे चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। सिपाहियों ने तेजी से काम किया और भारी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे की चरमराहट के साथ शहर का रास्ता दिखा। सफ़ेद कपड़े वाले की अगुवाई में वो चांदी की फौज एक बड़े ड्रैगन की तरह सीधे शहर के अंदर चली गई। कमांडर के पास खड़े एक सिपाही से रहा नहीं गया। उसने पूछा, साहब, वो थे कौन? हमने तो ये फौज पहले कभी नहीं देखी। कमांडर ने पलटकर उसे एक नज़र मारी। वो अभी तक उस हैरानी से उबरा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, वो हैं तीनों फौजों के सबसे बड़े साहब, मार्की साहब। मार्कीज? तीनों फौजों के सबसे बड़े? चैंपियन मार्कीज? उसी वक्त श्यानयांग के चिन रॉयल पैलेस के बाहर प्राइम मिनिस्टर ली सी, मार्की वांगबेन और दरबार के बाकी बड़े अफसर वहां खड़े थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। हाय, पता नहीं महाराज की तबीयत कब ठीक होगी। वांगबेन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। डोंगजून जिले में आसमान से पत्थर गिरने की घटना के बाद से जो यिंगज़ेंग पहले बिल्कुल ठीक था, वो अचानक बीमार पड़ गया। पैलेस के डॉक्टर्स ने कितनी भी कोशिश की, कुछ काम नहीं आया। महाराज जल्द ठीक हो जाएंगे, लीसी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। दिल से तो वो भी जानते थे कि यिंगज़ेंग की हालत कितनी खराब है, लेकिन क्या करें, पूरा चिन साम्राज्य एक ही इंसान के भरोसे टिका था, और वो था यिंगज़ेंग। चिन को यिंगज़ेंग के बिना नहीं चल सकता था। इसीलिए उनकी बीमारी की खबर सिर्फ इन चंद बड़े मिनिस्टर्स को ही पता थी। रॉयल फैमिली को बस इतना बताया गया था कि महाराज की तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन छुपाना कब तक चलता? वक्त के साथ खबर बाहर निकल ही जाती। तभी वैंगबेन का एक सिपाही घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। हजूरों, चैंपियन मार्की साहब वापस आ गए। ये सुनते ही ली सी, वांगबेन सबके चेहरे और भी गंभीर हो गए। वांगबेन की भौहें सिकुड़ गए, उनकी आंखों में हैरानी थी। वो अभी क्यों आए? बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैं सामने आ गया। मेरी ठंडी नजरें सबके चेहरे पर एक एक करके गईं और फिर ली सी और वांगबेन पर टिक गईं। क्यों? महाराज बीमार हैं और तुम लोगों ने सोचा छुपा लेंगे? सब सुनकर थोड़ा सहम गए। ली सी आगे आए। चैंपियन मार्कीज जी, हमने जानबूझकर नहीं छुपाया, बस डर था कि अगर खबर फैली तो जो दुश्मन अंधेरे में छुपे बैठे हैं वो मौका देखकर हमला कर देंगे। मैंने ठंडे लहजे में कहा, जो आएगा मार दूंगा। चैंपियन मार्कीज, पहले महाराज से मिलाइए। झांग हान की बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया और अंदर की तरफ चल दिया। बाकी सब भी पीछे चले। जैसे ही चिन रॉयल पैलेस में कदम रखा, उस बड़े से तख्त पर आधे लेटे उस बुजुर्ग शख्स को देखा, जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। वो आज सिर्फ यूं किसी तरह सांसें लेने पर मजबूर था। मैं तख्त के पास पहुंचा ही था कि यिंगज़ेंग को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया।
उन्होंने धीरे से आंखें खोली, कमजोर आवाज में पूछा, क्या क्या जिनियन है? हाँ महाराज, मैं आ गया। आ गए, अच्छा हुआ। उनकी आवाज में एक छुपी हुई खुशी थी जो साफ महसूस हो रही थी। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और यिंगज़ेंग का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसी पल मेरी आंखें बदलीं। दोनों प्यूपिल्स दो हिस्सों में बट गए। वो वर्म आई वाली शक्ल बन गई। मेरी नजरें यिंगज़ेंग पर टिकीं। थोड़ी देर में सब समझ आ गया। यिंगज़ेंग इतने बीमार इसलिए नहीं थे कि कोई नई बीमारी आई थी, बल्कि पुरानी तकलीफें जो सालों से जमा होती रही थीं, वो एक साथ उभर आई थीं और ये इतनी गहरी थीं कि हटाना बहुत मुश्किल था। शायद यिंगज़ेंग को खुद भी अपनी हालत का अंदाज़ा था। उन्होंने मेरा हाथ कसकर दबाया। जिन्यान, लगता है मेरी उम्र पूरी हो गई। इतने साल तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। उनकी बात सुनकर मेरे मन में कई जज्बात एक साथ उठे, लेकिन अगले ही पल एक ख्याल आया, शायद मैं चिन साम्राज्य को बचा सकता हूँ। मैंने पलटकर लीसी और बाकियों की तरफ देखा। थोड़ा दूर हट जाइए, महाराज से अकेले में कुछ बात करनी है। सब हैरान हुए। एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे बाहर चले गए। जब सब चले गए तो मैं तख्त के पास बैठ गया। 10 साल बाद मिलने के बाद भी हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, जैसे पुराने दोस्त हों। साथ मिलकर 6 राज्यों को जीतने की वो यादें एक एक करके मन में आने लगीं। फिर मैंने अपनी वर्म आई की शक्ति से थोड़ी जीवन ऊर्जा यिंगज़ेंग के शरीर में भेजी और यिंगज़ेंग का जो चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था, उसमें थोड़ा रंग वापस आ गया। जिनियन, तुम बिल्कुल नहीं बदले, और देखो मुझे, मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पाता। यिंगज़ेंग ने एक लंबी सांस ली। महाराज, ये सब बीमारी की वजह से है। बीमारी गई तो आप फिर से एकदम फिट हो जाएंगे, मैंने धीरे से कहा। काश ऐसा हो पाता, लेकिन शायद अब मौका नहीं। यिंगज़ेंग ने सिर हिलाया। उन्हें लग रहा था कि वक्त बहुत कम बचा है। अभी कुछ देर पहले ही अगर वो जीवन ऊर्जा ना डाली होती तो ठीक से बात भी मुश्किल होती। उस बुजुर्ग को देखते हुए मैं थोड़ा रुका, फिर मेरे मन में कुछ आया। मैंने यिंगज़ेंग की तरफ देखा और गंभीर लहजे में कहा, महाराज, मेरे पास एक चीज है जो शायद आपकी जिंदगी बढ़ा सके। ये सुनते ही यिंगज़ेंग तख्त पर उठकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उस पकड़ में उनकी बेताबी साफ दिख रही थी। जिन्यान, सच कह रहे हो? शायद उन्हें लगा कि वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तो उन्होंने हाथ ढीला किया, लेकिन आंखों की हैरानी अभी भी वहीं थी। महाराज, मैंने आपसे कब झूठ बोला? ठीक है, बताओ। मैंने धीरे से आंखें बंद की, जैसे कोई बड़ी शक्ति को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो। थोड़ी देर बाद मैंने अचानक हथेली खोली और हवा में हल्के से हिलाई। मेरी हथेली से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और उस रोशनी में एक हड्डी का टुकड़ा धीरे धीरे सामने आया। वो हड्डी बिल्कुल क्रिस्टल जैसी साफ थी और उस पर अनगिनत पुराने निशान बने हुए थे, जैसे कोई बहुत पुरानी जादुई भाषा हो। ये वो हड्डी थी जो मुझे कभी साउथ रीजन में भटकते वक्त मिली थी, सुप्रीम बोन। इसमें इस दुनिया की सबसे अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा थी। जब मुझे ये मिली थी तो मैं चाहता था कि इसे अपने अंदर समा लूं ताकि ताकत बढ़े, लेकिन सिस्टम ने बताया कि वर्म आई पहले से ही मुझे इनविंसिबल बना रहा है। अगर सुप्रीम बोन की ताकत भी मिलाई तो बैलेंस टूट सकता है और उल्टा नुकसान हो सकता है। तो आखिर में मैंने वर्म आई रखा और वो सुप्रीम बोन बेकार पड़ी रही। इन 10 सालों में मेरी उम्र इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वर्म आई की शक्ति थी और सुप्रीम बोन में भी बड़ी ताकत थी। मुझे यकीन था अगर ये यिंगज़ेंग के शरीर में लगाई जाए तो वो फिर से नई जिंदगी पा सकते हैं। जिनियन, ये क्या है? यिंगज़ेंग की नजरें सुप्रीम बोन पर टिकी थीं। महाराज, ये सुप्रीम बोन है, मुझे साउथ रीजन में एक बार मिली थी, मैंने बताया। सुप्रीम बोन? ये सुनते ही यिंगज़ेंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। जिनियन, इतनी कीमती चीज तुम खुद रखो, मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे लिए ये वेस्ट होगी। ये सुनकर मेरे मन में एक हल्की सी हंसी आई। ये क्या बात हुई भला? खुद मरने के करीब हैं और मेरी फिक्र कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मेरे पास पहले से एक और ऐसी ही चीज है। ये कहते हुए मैंने धीरे से आंखें बंद की। फिर जब खोली तो मेरी आंखों में 4 प्यूपिल्स थे, हर एक में एक अलग गहरी और रहस्यमयी चमक। यिंगज़ेंग ने ये देखा और एकदम चौंक गए। इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। 4 प्यूपिल्स मेरी आंखों में इतने नेचुरली थे जैसे वो हमेशा से वहीं थे। वर्म आई के साथ मैं पहले से ही इनविंसिबल हूँ महाराज। ये सुप्रीम बोन सिर्फ आपके लिए है। साथ ही मेरे वापस आने की खबर हवा की तरह पूरे सियानयान में फैल गई।
शहर में हर तरफ बातें होने लगीं। कुछ ही लोग थे जिन्हें असली बात पता थी। बाकी सबको समझ नहीं आ रहा था कि जो चैंपियन मार्की 10 साल से बॉर्डर पर थे, वो अभी इस वक्त अचानक क्यों लौटे। लोगों के मन में एक अनजाना डर बैठ गया कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। जिनियन, तो फिर जिंदगी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यिंगजेंग ने सुप्रीम बोन को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, महाराज, क्या आप मौत से नहीं डरते? ये सुनकर यिंगजेंग कुछ देर के लिए रुक गए। सच बात ये थी कि इस दुनिया में कोई भी मौत से नहीं डरता ऐसा नहीं है, और एक बादशाह भी इंसान ही होता है, वरना वो इमॉर्टैलिटी के लिए इतनी खोज क्यों करवाते? लेकिन उनका डर सिर्फ मरने का नहीं था, बल्कि उनके कई काम अभी बाकी थे। द ग्रेट वॉल अभी पूरी नहीं हुई थी। उत्तर के ज़ोंगनो अभी हारे नहीं थे। पुराने 6 राज्यों के बचे हुए लोग और 100 स्कूल्स ऑफ थॉट वाले ये सब अभी सेटल नहीं हुए थे। यहां तक कि चिन का क्राउन प्रिंस भी अभी तय नहीं था। यिंगजैंग चाहते थे कि कोई हेir तय हो, लेकिन उनके इतने बेटों में से एक भी उन्हें पसंद नहीं था। बड़े बेटे फूसू को कन्फ्यूजन फिलॉसफी बहुत पसंद थी। वो बड़े नरम दिल के थे, काइंडनेस में यकीन करते थे, लेकिन जिन साम्राज्य रूल्स और सख्ती से बना था। अगर फूसू ने राज किया तो जो 6 जनरेशंस ने मेहनत से जीता वो कुछ ही महीनों में बर्बाद हो जाएगा। और 18वां बेटा हु हाय, वो नेचुरली स्मार्ट था, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चालाक था। स्मार्टनेस उसी का काम आती है जो उसे सही से यूज़ करे। वो अभी बहुत छोटा था, दिमाग भी पूरा नहीं पका था, उसे पावर देना खतरनाक होता। और बाकी जितने भी बेटे थे वो इन दोनों से भी कम थे। यही यिंगजेंग की सबसे बड़ी टेंशन थी। इसीलिए वो क्राउन प्रिंस नहीं चुनते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चिन उनके हाथों बर्बाद हो। अगले ही पल यिंगजेंग की आंखों में एक दृढ़ता आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जिंदगी की चाहत थी और उस फैसले की हिम्मत भी। जब मौत सामने हो तो उससे डरने का क्या फायदा? बहुत अच्छे, मैंने हल्के से कहा। फिर मैंने यिंगजेंग को वो तरीका बताया जिससे उनकी जिंदगी बढ़ सकती थी। महाराज, सिर्फ एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो, और वो है बोन रिप्लेसमेंट। बोन रिप्लेसमेंट? यिंगजेंग थोड़े हैरान हुए। उन्हें इतने डायरेक्ट और एक्सट्रीम तरीके की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्मल हो गए। तुम्हारा मतलब है कि? मुझे ये सुप्रीम बोन अपने बॉडी में डालनी होगी और पुरानी हड्डी की जगह लेनी होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, सुप्रीम बोन में बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसे आपके शरीर में डालने से आप फिर से जिंदगी पा सकते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसके लिए तैयार रहना होगा। समझ गया। यिंगजेंग ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक मजबूत इरादा था। जिन्यान, सब कुछ तुम पर। यिंगजेंग को रेडी देखकर मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इतनी जल्दी नहीं। बोन रिप्लेसमेंट वैसे भी बहुत रिस्की है। आपकी अभी जो कंडीशन है उसमें अगर ये हो भी गई तो शायद आपका शरीर सुप्रीम बोन की ताकत को झेल नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले मैं अपने खून से आपका शरीर तैयार करूंगा। जब थोड़ी ताकत वापस आ जाए तब बोन रिप्लेसमेंट होगी, और ये एक दिन में नहीं होगी। जितना वक्त लगे उतना लगेगा। देश एक दिन के लिए भी बिना राजा के नहीं रह सकता, इसीलिए जब तक आपकी ये प्रोसेस चल रही है। कोई तो होना चाहिए। जिनियन, तुम सही कह रहे हो। मैं थोड़ा जल्दबाज हो गया था। यिंगजेंग ने माना, लेकिन दरबार में ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? यिंगजेंग एक नई मुश्किल में पड़ गए। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। जिनियन, तुम ही क्यों नहीं करते रीजेंट का काम? मेरा फैसला हो गया जिनियन, तुम ही करोगे। बस तुम ही हो जिससे मुझे चैन मिलता है। सियानयांग, झाओफू यानी झाओ घाव का घर। चीफ यूनक झाओ गाओ, जो कि राजा का बेहद करीबी था, वो अपने घर के बाग में आराम से बैठा था। गुरुजी, वो चैंपियन मार्की अचानक वापस आ गए। क्या ये बाबा की वजह से है? हु हाय तालाब में मछलियां खिला रहा था और पूछ रहा था। जाओ गाओ एक जेड पीस हाथ में घुमाता रहता था। हु हाय की बात सुनकर उसका हाथ रुक गया और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो आए तो आए, तुम्हारे बाबा की बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है। थोड़े और दिनों में तुम उस सीट पे होगे। ये सुनकर हु हाय भी रुक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब देखा कोई नहीं है, तब वो आगे झुका। गुरुजी, दरबार वाले तरफ काम हो गया ना? जाओ गाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। सब हो गया। वाह गुरुजी, आप तो कमाल हो। हुहाय बोला, जैसे ही मैं उस सीट पर बैठूंगा पूरा साम्राज्य हम दोनों का होगा। हुहाय बहुत एक्साइटेड हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। जाओ गाओ ने बाहर से तो कुछ नहीं दिखाया,
लेकिन अंदर से उसने सोचा कि अगर सब कुछ इस बेवकूफ़ पर डिपेंड होता तो हमारे सिर कब के कट चुके होते। अरे तुम तो मेरा एक मोहरा हो। जब यिंगज़ेंग मरेगा और तुम किंग बनोगे, असली पावर मेरे हाथ में होगी। लेकिन फिर जाओ गाओ को कुछ याद आया। उसने हुहाई को वार्निंग दी। इन दिनों थोड़ा संभल कर रहना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो महाराज बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इस वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हुए ने छाती पर हाथ रखा। गुरुजी, मैं कोई झंझट नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ गाओ ने संतोष से सिर हिलाया। लेकिन तभी एक लो वांग का किलर तेजी से अंदर आया और जाओ गाओ के कान में कुछ धीरे से बोला। क्या? जैसे ही उसने बात सुनी, जाओ गाओ चौंक पड़ा। पास बैठे हुहाई ये देखकर घबरा गए। गुरुजी, क्या हुआ? हुहाई ने डरते हुए पूछा। झाओगाओ ने उसे एक नज़र देखा, फिर भारी आवाज में बोला, महाराज ने चैंपियन मार्कीज को रीजेंट बनाने का फैसला कर लिया। ये सुनते ही हुहाई भी चौंक पड़ा। उसका चेहरा हैरानी और शौक से भर गया। ये गुरुजी, उन्हें रीजेंट नहीं बनने देना, वरना हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी जल्दी कुछ करिए, बाबा को कैसे मनाए? जरा जोर से मत बोलो, झाओगाओ ने हुहाई को डांटा। हुहाई को होश आया कि वो ज्यादा लाउड हो गया था, तो उसने मुंह बंद कर लिया। लेकिन झाओगाओ का अगला जुमला सुनकर हुहाई के तन से पसीना निकल आया। शहजादे, तुम्हारे पास कितने सोल्जर्स हैं? गुरुजी, आप क्या करना चाहते हो? हुहाई ने आंखें फाड़कर जाओगाओ को देखा। किसी को सीक्रेटली मारना हुहाई के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन सीधे बगावत, उसे 1000 जानें मिल जाती तब भी उस सीट पर बैठे यिंगज़ेंग के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। यिंगज़ेंग का बस वो इमेज दिमाग में आया और हुहाई के घुटने कांपने लगे। लेकिन अगले ही पल जाओगाओ ने उसकी कमीज पकड़ ली। शहजादे, हालात बदल गए हैं। अब पुराना प्लान नहीं चलेगा। अगर इस बार हम नहीं जीते तो आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। बगावत करनी होगी, सीधे रॉयल पैलेस में घुसना होगा, महाराज की गर्दन पर तलवार रखनी होगी और उनसे जबरदस्ती उत्तराधिकार लिखवाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। जाओ गाओ की आवाज हुहाई के दिमाग में गूंज रही थी। हुहाई एकदम नम हो गया था। गुरुजी, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? हुहाई कांपते हुए बोला। डरते किस बात से हो? क्या अब तुम्हारे लिए जिंदगी इतनी आसान है? जाओ गाओ ने उसकी कमीज छोड़ी और अपनी ठंडी नजरें उस पर डाली। एक बार किंग नहीं बने तो जो कुछ हमने किया है वो सब कभी ना कभी सामने आएगा और उस दिन हम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। जाओ गाओ की बात ने हुहाई को अंदर तक हिला दिया। फिर जाओ गाओ ने अगली बात कही जो सीधे उसके दिल में उतर गई। शहजादे, अब एक ही रास्ता है, हाथ आजमाना होगा, वरना क्या बिना उस सीट पर बैठे ही मर जाओगे? बस यही है पूरी जिंदगी। हुआई ने आंखें फाड़कर जाओ गाओ को देखा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मुझे वो सीट चाहिए। मैं किन का बादशाह बनूंगा, पूरी दुनिया का बादशाह। थोड़ा शांत होने के बाद हुहाई ने जाओ गाओ को दूसरी नजर से देखा, जैसे वो कोई और इंसान बन गया हो। गुरुजी, बताइए, हमें क्या करना है? जाओ गाओ के होठों पर एक मुस्कान आई। फिर उसने हुहाई को पास बुलाया और अपना पूरा प्लान उसके कान में बता दिया। उधर रॉयल पैलेस में मैं यिंगज़ेंग की बोन रिप्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर चुका था। पहले मैंने वर्म आई की ताकत से लगातार यिंगज़ेंग के बॉडी में जीवन ऊर्जा भेजनी शुरू की। वर्म आई की वजह से मेरे शरीर में ये ऊर्जा बहुत भरपूर थी। ऊर्जा देने के बाद मैंने अपने खून की एक बूंद पानी में मिलाई और यिंगज़ेंग को पिलाई। मेरे खून की ताकत सुप्रीम बोन जितनी अग्रेसिव नहीं थी, काफी जेंटल थी। रोज एक बूंद के हिसाब से 2 हफ्ते में उनका शरीर बहुत बेहतर हो जाएगा। एक सुबह किलन हॉल में सभी बड़े मिनिस्टर्स और जनरल्स पहले से वहां मौजूद थे। लेफ्ट साइड में सिविल ऑफिशियल्स थे, राइट साइड में मिलिट्री जनरल्स। ली सी सबसे आगे थे और वैंगबेन सीना की तरफ से। यिंगज़ेंग के बीमार पड़ने के बाद से काफी दिनों से दरबार नहीं लगा था। आज फिर दरबार लग रहा था तो कई मिनिस्टर्स को लग रहा था कि शायद महाराज ठीक हो गए हैं। महाराज पधारते हैं। ऊपर से एक यूनक की आवाज आई और मेरी मदद से यिंगज़ेंग का आना हुआ। ये देखते ही जो मिनिस्टर्स आपस में बात कर रहे थे वो सब चुप हो गए। सबने झुककर सल्यूट किया। जब यिंगज़ेंग थ्रोन पर बैठ गए तब उन्होंने हाथ हिलाया और शांत लहजे में कहा, सब उठो। सबने उठकर अपनी जगह ली और मैं अपनी स्पेशल सीट पर वापस आ गया। वो सीट हॉल के बीच में एक ऐसी जगह थी जो सबको दिखती थी और जो साबित करती थी कि यहाँ मेरी हैसियत सबसे बड़ी है। ये सीट पहले सिर्फ एम्प्रेस डावजर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लू भूवे जैसे लोगों को ही मिलती थी। एक बार किसी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन यिंगज़ेंग ने उसे सरेआम ले जाकर कटवा दिया था। उसके बाद किसी ने जिक्र नहीं किया। यिंगज़ेंग ने नीचे खड़े सभी मिनिस्टर्स को देखा। चेहरा थोड़ा पीला था,
लेकिन आंखों में वही पुरानी रौब थी। आज सबको बुलाया है, एक जरूरी बात करनी है। मेरी सेहत के बारे में तुम सब जानते ही हो, कुछ दिन मुझे आराम करना होगा। अचानक यिंगजिंग की आवाज और ऊंची हो गई। इसलिए मैंने फैसला किया है कि लिंग शुआन को चिन का रीजेंट बनाया जाए। जब तक मैं ठीक हो रहा हूं, सारे स्टेट मैटर्स जिंगनियान के जरिए हैंडल होंगे। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। मिनिस्टर्स आपस में फुसफुसाने लगे। सब जानते थे इसका मतलब क्या था। अब मैं ही चिन की असली पावर बन जाऊंगा। मेरा हर फैसला चिन के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। और जाओ काओ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई रंग ही उड़ा दे। कल उसे ये खबर मिल चुकी थी, लेकिन जब अपने कानों से सुना तो खुद को रोक नहीं पाया। ली सी और वांग बेन ने एक दूसरे को देखा, फिर एक कदम आगे बढ़े और अपनी बात रखी। महाराज, हमारे यहाँ रीजेंट का काम हमेशा क्राउन प्रिंस करता है। अभी आपने क्राउन प्रिंस डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन प्रिंसेस मौजूद हैं और चैंपियन मार्की कई साल से बॉर्डर पर थे, दरबार के मामलों से दूर। चिन के रूल्स के हिसाब से इन्हें रीजेंट की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कृपया अपना फैसला वापस लें। जाओ गाओ ने देखा कि बहुत से मिनिस्टर्स उनके साथ हैं, तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वो भी खड़े हुए और हु हाई के लिए बोले। धीरे धीरे बाकी प्रिंसेस के चाहने वाले भी उठकर अपने अपने प्रिंस की तरफ बोलने लगे। मैं चुपचाप ये सब देख रहा था। ये सब देखना जरूरी था। इससे दरबार की असली तस्वीर समझ में आ रही थी। मेरे चिन में कब से तुम लोग बोलने लगे कि क्या होना चाहिए? यिंगजेंग की भौहें तन गईं। एक ठंडी और सख्त आवाज में बोले। वो एक जुमला जैसे बिजली की तरह गिरा। उनकी आंखें उन सभी मिनिस्टर्स पर घूमी। वो ठंडक जो उनसे निकल रही थी, वो जैसे पहाड़ जितनी भारी थी। सब दब गए। जो मिनिस्टर्स अभी तक बात कर रहे थे, वो सब नीचे झुक गए। यिंगजेंग से नजर नहीं मिला पा रहे थे। वो जानते थे यिंगजेंग बीमार जरूर हैं, लेकिन उनका डर वही पुराना है, वो नहीं बदला। जाओ गाओ का तो चेहरा ही सफेद हो गया। उसे पता था कि उसने गलती की है। बस अब यही कोशिश थी कि थोड़ा और झुककर रहे ताकि यिंगजिंग का गुस्सा कम हो। मेरा फैसला हो गया। यिंगजिंग की भारी आवाज पूरे दरबार में गूंजी। मिनिस्टर्स ने अपनी गर्दनें और झुका लीं। अब कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको पता था यिंगजेंग जो बोलते वो पत्थर की लकीर है। जैसे ही दरबार खत्म हुआ और सब चले गए, मेरे रीजेंट बनने की बात पक्की हो गई। भले ही बहुत लोगों को ये पसंद नहीं था, लेकिन जब यिंगजेंग ने सख्त लहजे में बोल दिया तो किसी की हिम्मत नहीं थी आगे कुछ कहने की। उन्हें सीधे मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जो था वो था जाओ गाओ। उसे लगा था कि ली सी और वांग बैन के ऑब्जेक्शन के बाद मामला सेटल हो गया, लेकिन यिंगजेंग ने एक जुमले में सब पलट दिया। तो जैसे ही जाओ गाओ अपने घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने सारे लुओंग किलर्स को वापस बुला लिया, जो मिशंस पर थे उन्हें भी। झाओ गाओ ने साफ कहा, जो भी काम हो रहा है रोको और शान्यांग वापस आ जाओ। अगर रिबेलियन करनी है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही मौका मिलेगा। साथ ही झाओ गाओ ने अपना वो सीक्रेट एजेंट भी एक्टिवेट किया जो उसने सालों से पैलेस के अंदर बैठाया था। वो जानना चाहता था कि यिंगजेंग ने अचानक आराम करने का फैसला क्यों किया। और चैंपियन मार्किस को ही रीजेंट क्यों चुना? जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, आगे का प्लान नहीं बनता। इतना ही नहीं, जाओ काओ ने अपने चीफ यूनक की पोजीशन का फायदा उठाकर पैलेस के कुछ जरूरी मिनिस्टर्स से सीक्रेटली मिलना शुरू कर दिया, खासकर पैलेस गार्ड्स के इंपॉर्टेंट लोगों से। क्या बातें हुई किसी को नहीं पता। उधर हु हाई भी बैठा नहीं था। दरबार खत्म होते ही उसने अपनी प्राइवेट आर्मी को इकट्ठा करके ट्रेनिंग शुरू करवा दी। ये वो सोल्जर्स थे जो उसने चुपके से रखे थे। और उसी वक्त यिनयांग स्कूल के सारे बड़े एल्डर्स एक जगह बैठे थे। मैं तो पहले से कह रहा था कि चैंपियन मार्कीज अचानक क्यों आए। अब समझ आया, वो यिंगजेंग की जगह रीजेंट बनने आए हैं। युनजंगजुन शूफू ने ऐसे कहा जैसे उसे सब पता था। तो फिर यिंगजेंग की हालत बहुत खराब होगी, दासीमिंग चनशेंग ने कहा। खराब? वाह, अच्छा ही है। अगर वो मर गया तो मुझे उसके लिए इमॉर्टैलिटी ड्रग बनाना बंद हो जाएगा। शूफू जोर से हंसा। पिछले 2 सालों में यिंगजेंग ने यिनयांग स्कूल को आखिरी वार्निंग दी थी। कहा था, अगर इमॉर्टैलिटी ड्रग नहीं बनी तो साम्राज्य तुम लोगों पर कोई रिसोर्सेज नहीं लगाएगा। और स्कूल में एल्केमी करने वाला सिर्फ शूफू था, तो सारा बोझ उसी पर था। इस पूरे स्कूल में यिंगजेंग की मौत की सबसे ज्यादा तमन्ना थी तो वो शूफू था। बेवकूफ। तभी पास बैठी यूएसएन ने उसे झड़का। शूफू का चेहरा फक पड़ गया। यूएसएन ने एक ठंडी नजर उस पर डाली।
सोचते हो यिंगजैंग मर गया तो हम सेफ रहेंगे? सूफू ने तुरंत बोला, क्यों नहीं? क्या हम यिंगयांग स्कूल एम्पायर के बिना नहीं जी सकते? फिर उसने ऊपर बैठे डोंगहुआंग ताई ई की तरफ देखा। डोंगहुआंग जी, इमॉर्टैलिटी ड्रग मुझसे नहीं बनेगी। अगर इनमें से कोई बना सकता है तो उन्हें ट्राई करने दीजिए। डोंगहोंग ताई ने धीरे से पलटकर देखा। उनकी काली रोब के नीचे वो शांत गहरी आंखें शूफू पर टिक गईं। शूफू को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत बोला। वो थोड़ा सिकुड़ा। तभी डोंगहोंग ताई की खुरदरी आवाज गूंजी, तुम सब इस स्कूल की पहचान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बोलो, समझे? सबने एक साथ कहा, जी डोंगहोंग जी। फिर डोंगहुआंग ताई ने युएशन को जिम्मेदारी दी कि वो पैलेस जाए और पता करे कि यिंगजैंग ने सडनली रेस्ट लेने का फैसला क्यों किया। मोहिस्ट मैकेनिकल सिटी के अंदर मोहिस्ट के बड़े लीडर ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो तानाशाह अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं और रीजेंट की पावर भी चैंपियन मार्कीज को दे दी। बड़े हैमर वाले ने उस काली पीठ को देखते हुए खुशी से कहा, किन को गिराना हमारी पूरी जिंदगी का सपना है। ये सबसे अच्छा मौका है। मोहिस्ट लीडर ने अपनी राय देने के बजाय गाओ जैनली की तरफ देखा। शाओ गाओ, तुम क्या सोचते हो? गाओ जैनली ने कुछ देर सोचा, फिर गंभीर आवाज में बोला, ये उतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। आज तक किसी भी साम्राज्य में रीजेंट का काम रॉयल फैमिली का ही कोई करता था। यहाँ तक कि जब ल्यू बुवे के पास चीन की सबसे बड़ी पावर थी, तब भी ऑफिशियल रीजेंट ज़ुआंगशैंग था। लेकिन आज यिंगजैंग ने रीजेंट का काम उस इंसान को दिया जिसका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं। इसके मायने सोचिए और भूलिए मत कि वो चैंपियन मार्कीज उस तानाशाह से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही उन सबकी पुरानी और दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं, क्योंकि इन सब में से लगभग हर किसी का साम्राज्य मेरे ही हाथों से तबाह हुआ था। गांव चैनली की बात सुनकर मोहिस्ट लीडर ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने सबकी तरफ देखा। शाओ गांव के भाई की बात सही है। हो सकता है ये एम्पायर का खुद बनाया हुआ जाल हो, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए भी एक बड़ा मौका हो सकता है। यिंगजैंग की बीमारी की बात तो दुनिया को पहले से पता है, कोई सीक्रेट नहीं। और ये मौका हम ऐसे नहीं जाने देंगे। गांव चानली फौरन समझ गया कि लीडर का मतलब क्या था। वो आगे बोला, लीडर, मुझे सियानयांग भेजो, मैं जाकर खबर की तहकीकात करूंगा। बाकी लोग भी उठ खड़े हुए, हम भी जाएंगे। शाओ गाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बाहर की इन हलचलों की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, ना ही मुझे उन सब में दिलचस्पी थी। अभी सबसे जरूरी काम था यिंगजैंग की बोन रिप्लेसमेंट, बाकी सब बाद में। रोज की एनर्जी देने के साथ साथ मैंने अपने ट्रस्टेड साथी चेंजिबाओ को और उन 3000 एलीट ड्रैगन कैवलरी सोल्जर्स को पैलेस के अंदर रखवा दिया। और चिन रॉयल पैलेस के आसपास जो भी स्टाफ था, उन्हें बदलकर अपने ड्रैगन फ्लैग सोल्जर से रिप्लेस करवा दिया। पैलेस में सब पर भरोसा नहीं था। हाँ, कुछ लोग थे जैसे शैडो गार्ड्स के लीडर ज़ांग हान, वो ठीक था, लेकिन सबसे कोर एरिया में अपने लोग ही रखने थे। साथ ही मैंने बॉर्डर से और 30,000 ड्रैगन फ्लैग सोल्जर्स वापस बुला लिए। वापस ही में मैं सिर्फ 3,000 साथ लाया था, क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ रास्ते में स्पीड कम हो जाती। लेकिन नॉर्दर्न बॉर्डर पर मेरे पास 1 लाख ड्रैगन फ्लैग थे और नॉर्थ, साउथ, जोंगशान समेत किन के लगभग हर हिस्से में मेरी फोर्सेस थीं। ये सब मेरे 10 साल की मेहनत का रिजल्ट था। उन जगहों पर जाकर जो रिवॉर्ड्स मिले, उनसे ये सब बना था। आज का एनर्जी सेशन पूरा करके जब मैं अपने कमरे में वापस आया और बैठा ही था कि एक ठंडी मैकेनिकल आवाज़ सुनाई दी। टिंग! चेक इन लोकेशन मिली। कृपया तुरंत वहां जाएं। लोकेशन शानयांग के पीछे का पहाड़। समय 3 घंटे। ये सुनकर मैं घबराया नहीं, बल्कि मेरे चेहरे पर एक पुरानी याद वाली मुस्कान आ गई। आखिरकार चेक इन मिली। फौरन मैं सब कुछ छोड़कर कमरे से निकल पड़ा और जैसे ही मैं बाहर निकला, पैलेस के किसी कोने में छुपी एक सफ़ेद परछाई दिखी। यूशन ने मुझे जाते देखा और उसकी साफ आंखों में एक उत्सुकता आई। थोड़ा सोचने के बाद उसने तय किया कि वो पीछे चलेगी। शियानयांग के पीछे का पहाड़। पैलेस से निकलते ही मैं सीधे यहाँ आया। इस जगह पर खड़े होकर नीचे पूरा शियानयांग शहर दिख रहा था। मुझे याद आया 10 साल पहले जब यिंगजैंग ने 6 राज्यों को जीतकर एक देश बनाया। उस रात के बाद हम दोनों यहीं आए थे, चांदनी में बैठकर पिया था, और उसी रात मैंने शियानयांग छोड़ने की बात कही थी। यिंगजैंग बहुत दुखी हुए थे, लेकिन आखिर में मान गए। अब वापस आकर लगा सब कुछ वैसा ही है, बस बदला है तो टाइम। और वो लोग जो चिन को तबाह करना चाहते हैं, वो आज भी वहीं हैं। टिंग! चेक इन लोकेशन पर पहुंच गए। चेक इन करें। बिना सोचे मैंने मन में कहा, चेक इन।
टिंग, चेक इन सक्सेसफुल। रिवॉर्ड मिला कैरेक्टर समनिंग कार्ड। लियो बोवेन, तीसरी जनरेशन की लेजेंडरी एडवाइजर। जिनी वी कमांडर किंग लॉन्ग, मिंग डायनेस्टी के 14वें जनरेशन के 3000 जिनी वी। सिस्टम का रिवॉर्ड देखकर मेरे चेहरे पर एक संतोष की रेखा आई, लेकिन जैसे ही मैं रिवॉर्ड यूज करने वाला था, मेरी सिक्स सेंस ने एक छुपी हुई प्रेजेंस पकड़ ली। मेरी भौहें पहले सिकुड़ी, फिर मेरे होठों पर एक प्लेफुल मुस्कान आ गई। मैंने पलटकर पास की एक बड़ी चट्टान की तरफ देखा। आ ही गई हो तो छुपने का क्या फायदा। उधर उस चट्टान के पीछे यूशन की खूबसूरत आंखें अब एकदम सिकुड़ी हुई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ी जाएगी। दिल में एक बुरा फीलिंग आया और फिर उसने तुरंत सोचा, भागो। एक पल की भी देरी किए बिना यूशन हिली, लेकिन जैसे ही उसने हटने का इरादा बनाया, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर हिल ही नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? उसके मुंह से निकला। एक अदृश्य ताकत चारों तरफ से उसे जकड़ रही थी। उसने छुटकारे की कोशिश की, लेकिन वो ताकत पहाड़ जैसी भारी थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वो चट्टान टूटकर बिखर गई। धूल उड़ी, टुकड़े हर तरफ गए। जब धूल छटी, मैं यूशन के सामने खड़ा था। मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। हमारी जासूसी क्यों कर रही थीं? गहरी सांस लेकर यूशन ने सफाई दी। हुजूर, मैं किन की प्रोटेक्टिव सॉर्सरर हूं। मुझे पता नहीं था कि आप थे, इसीलिए मैं आगे आ गई। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने एक बार उससे ऊपर से नीचे देखा। अच्छा, यिनयांग स्कूल की हो। ये सुनकर यूशन के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर थोड़ी राहत आई। ये तो बस एक गलतफहमी थी। मैंने उसे एक मीनिंगफुल नज़र दी, फिर उसे छोड़ दिया। जाओ, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो माफ़ी नहीं मिलेगी। शुक्रिया हुजूर, कहकर यूशन बिना पलटे पहाड़ से नीचे चली गई। जैसे ही वो गई, मैं पैलेस वापस आया। हाथ उठाया, एक उंगली हल्के से हिलाई और हवा में एक हल्की सी तरंग उठी। फिर एक डार्क गोल्डन चमक वाला कार्ड मेरी हथेली पर आ गया, जैसे किसी अनजान जगह से बुलाया गया हो। उसे धीरे धीरे घुमाते हुए देखा। उस पर बने सुनहरे निशान जैसे कोई पुराना राज छुपाए हुए थे। फिर मैंने उसे जोर से आगे की तरफ उछाल दिया। पूरा कमरा जैसे किसी शक्ति की चपेट में आ गया। कार्ड से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी और पूरी जगह भर गई। उस रोशनी में हजारों तारों जैसी चमक थी। आंखें सीधे नहीं देख पा रही थीं। उस चमक में धीरे धीरे एक आकृति उभरी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरी तरफ एक घुटने पर झुका और सिर नीचे करके बोला, लियो बोवेन आपकी सेवा में हाजिर है हुजूर। लियो बोवेन, ये नाम सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लेजेंडरी इंपीरियल एडवाइजर सामने आएगा। लियो बोवेन के पास बैटलफील्ड में लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन देश चलाने में वो हिस्ट्री के बेस्ट लोगों में से एक था। लियो बोवेन का आना बिल्कुल सही वक्त पर बारिश की तरह था। फिर मैंने अगला रिवॉर्ड देखा, 3 स्वॉट टेक्निक्स, जिनके नाम थे ग्रास क्रिप्ट स्वॉट टेक्निक, पीस टेक्निक और इमॉर्टल ट्रिबुलेशन स्वॉट टेक्निक। ग्रास क्रिप्ट टेक्निक को हाईएस्ट लेवल पर ले जाओ तो इतिहास की हर चीज को काट दे। पीस टेक्निक जो पूरी दुनिया को जानती है, एक बार एक पूरी सेना को रोक चुकी है। इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेक्निक, जिसे पीक पर इनविंसिबल कहा जाता है। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन पढ़कर मेरी सांस रुक गई। ये तो सच में दुनिया बदल देने वाली टेक्निक्स थीं। एक भी पल गवाए बिना मैं बैठ गया, अपना मन शांत किया, फिर दिल में बोला, सीखना शुरू। बस ये कहते ही मेरी कॉन्शियसनेस एक ज़बरदस्त शक्ति ने खींच ली और मैं एक रहस्यमयी और विशाल हॉल में पहुंच गया। उस हॉल के बीच में 3 बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स खड़े थे। हर पिलर पर स्वॉर्ड की कॉम्प्लेक्स लाइंस और सिंबल्स थे, जिनमें से एक हल्की चमक निकल रही थी। यही तीनों टेक्निक्स का असली घर था। मैंने एक गहरी सांस ली और एक एक करके तीनों पिलर्स को समझना शुरू किया। जब मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वापस खिंची तो मुझे एहसास हुआ कि तीनों टेक्निक सीख ली हैं। फिर आखिरी रिवॉर्ड देखा, जिनी वे कमांडर किंग लॉन्ग। हाथ हिलाया और किंग लॉन्ग सामने था। हुजूर, उन 3000 जिनीवे को भी बुलाया और उन्हें पैलेस के आसपास तैनात कर दिया। साथ ही लियो बोवेन को भी जिम्मेदारी दे दी। वो इन जिनीवे को कमांड कर सकते थे और इससे उनकी सिक्योरिटी भी हो जाती थी। एक दिन जाओ फू में जाओ गांव ने हुहाई से पूछा,
हुहाय, जो काम कहा था वो हो गया? गुरुजी, मेरे सोल्जर्स कभी भी रेडी हैं। हुहाई ने छाती पर हाथ रखा। जाओगाओ ने संतोष से सिर हिलाया। आंखों में एक ठंडी चालाकी चमकी। लोवांगी तैयार था, बस एक इशारे की देर थी। इधर यिन यांग स्कूल में यूशन डोंगवांग ताई के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन हर लफ्ज़ साफ था। डोंगवांग जी, उस चैंपियन मार्की की एक नज़र से मुझे लगा जान निकल जाएगी। डोंगवांग ताई की उन शांत हरी आंखों में एक अजीब सी हलचल आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, जो तुमने बताया उससे लगता है कि वो चैंपियन मार्की मुझसे भी ऊपर है। यूशन ने सिर उठाकर देखा। डोंगवांग जी, तो आप क्या करें? क्या अभी भी जासूसी जारी रखनी है? युएशन ने पूछा। डोंगहुआंग ताई ने कुछ देर सोचा। नहीं, आज रात मैं खुद डिविनेशन करूंगा, देखूंगा कि यिंगजेंग का फ्यूचर क्या है। तुम बस मेरी प्रोटेक्शन करना उस वक्त। युएशन का चेहरा थोड़ा बदल गया। डिविनेशन यानी वो खतरनाक टेक्निक जिससे भविष्य देखा जा सकता है, लेकिन ये बेहद जोखिम भरी थी। इसे जो करे उसके ऊपर भारी मेंटल और फिजिकल प्रेशर आता है। जरा सी चूक हुई तो बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि भविष्य देखना खुद एक ऐसी चीज है जो नेचुरल लॉ के खिलाफ है। हल्का हुआ तो बस थोड़ी तकलीफ और अंदरूनी चोट, ज्यादा हुआ तो जान भी जा सकती है। इसीलिए यिन यांग स्कूल के लोग इसे बहुत जरूरी होने पर ही यूज करते थे। उधर चिन रॉयल पैलेस में यिंगजेंग ने कहा, जिनयान, अजीब बात है, मुझे लग रहा है मैं लगभग ठीक हो गया। यिंगजेंग थ्रोन पर बैठे थे, पहले से बहुत बेहतर दिख रहे थे। रंग भी वापस आया था और थोड़ी ताकत भी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वो बीमारी अंदर से टेम्पररीली दबी है। मतलब ये सब दिखावा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। महाराज की बीमारी हड्डियों तक घुस चुकी है, नॉर्मल तरीके से हटाना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर यिंगजेंग का चेहरा थोड़ा उतर गया। पहले लगा था कि ठीक हो गए, अब पता चला ये सब इल्यूजन था। तो बोन रिप्लेसमेंट कब होगी? यिंगजेंग ने पूछा। कल से शुरू हो सकती है। सुनते ही यिंगजेंग की आंखों में एक खुशी की चमक आई। अच्छा। उसी रात जब अंधेरा छा गया, यिनयांग स्कूल के डोंगहुआंग ताई स्टार ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने ऊपर उस असीमित आसमान को देखा। फिर उनके हाथ हिले और उंगलियां सिंबल्स बनाने लगीं। सिंबल से एक अजीब चमक निकलने लगी। आसपास की हवा जैसे थम गई। वो सिंबल्स तारों के साथ जुड़ने लगे, एक रहस्यमयी पैटर्न बनाने लगे, जैसे उनमें जान हो। नीचे यूशिन चुपचाप बैठी थी, आंखें बंद, हाथों से सिंबल्स बन रहे थे। उसके शरीर से नीले रंग की लोटस जैसी एनर्जी निकल रही थी, जो डोंगहुआंग ताई के सिंबल्स के साथ मिल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीता, डोंगहुआंग ताई को अपना जवाब मिल रहा था। लेकिन जब डिविनेशन लगभग खत्म होने वाली थी, तभी डोंगहुआंग ताई के आसपास की एनर्जी एकदम बिखर गई। और ये झटका नीचे बैठी युएशन तक भी पहुंचा। युएशन की भौहें सिकुड़ी, माथे पर पसीना आ गया। फिर अचानक युएशन ने आंखें खोलकर ऊपर देखा। डोंगहुआंग जी! इतना कहते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा स्टार ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म टूटकर बिखर गया। ऊपर डोंगहुआंग ताई का शरीर एक पल के लिए कांपा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से मारा हो। वो पीछे की तरफ गिरे। युएशन ने देखा और दिल में एक झटका लगा, उठकर आगे दौड़ी। लेकिन उसी पल उसे एक तेज रिवर्स फोर्स ने मारा। एक जोर की खून की उल्टी हुई और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। काफ़ी देर बाद दोनों थोड़े संभले। डोंगहुआंग जी, ये सब क्या था? यूशन ने डरे हुए लहजे में पूछा। डोंगहुआंग ताई ने धीरे धीरे अपनी एनर्जी को संभाला। मुझे यिंगजिंग का फ्यूचर दिख गया, लेकिन खत्म करने से पहले मैंने उस चैंपियन मार्की का फ्यूचर भी देखने की कोशिश की। यहाँ डोंगहुआंग ताई एक पल के लिए रुके। उस चैंपियन मार्की की जो दुनिया थी, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही मैं और गहराई में जाने लगा, एक भयानक डिस्ट्रॉइंग फोर्स ने मुझे वापस धकेल दिया। फिर डोंगहुआंग ताई ने यूशन की तरफ देखा। याद रखो मेरी बात, आगे से उस चैंपियन मार्कीज से कभी पंगा मत लेना। उसी वक्त किन रॉयल पैलेस में, जो मैं सो रहा था, अचानक आंखें खुल गईं। उस अजीब एनर्जी वेव का सोर्स मेरी नज़र ने ढूंढ लिया। लेकिन मुझे घबराहट नहीं हुई, बल्कि मेरे होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। हमें देखना चाहते हो? मैंने ठंडे लहजे में कहा। देखो, अगर ताकत है तो। फिर मेरी कॉन्शियसनेस एक तेज तलवार की तरह उस वेव के सेंटर में घुसी। एक पल में वो हलचल खत्म हो गई। वापस सेटल होकर मैं दोबारा सोने लगा। तभी बाहर से एक हल्की सी आहट आई। कुछ अजनबी और ठंडी प्रेजेंस थी।
मैंने मन में सोचा, यार ये खत्म कब होगा? और तभी एक आकृति सीधे दरबार से निकलकर बाहर गई। वो क्यूंगलोंग था। थोड़ी ही देर में क्यूंगलोंग कमरे के बाहर वापस था। हुजूर, जो किलर्स घुसे थे सब खत्म कर दिए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा। एक लाइन में काली टाइट ड्रेसेस में कई लाशें पड़ी थीं। इनके पीछे की गर्दन पर देखो, स्पाइडर का कोई निशान है। मैंने चिंगलोंग को कहा। चिंगलोंग फौरन एक लाश के पास गया, कपड़ा हटाया। गर्दन के पीछे एक काला स्पाइडर का निशान था। हुजूर, मैंने सिर हिलाया। फिर मेरे मन में एक मज़ेदार ख्याल आया। मैं मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कान। ठीक है, जानना चाहते हो तो बताए देते हैं। अगले दिन एक बड़ी खबर पैलेस से बाहर निकली। चीन के सम्राट यिंगज़ेंग की हालत बहुत ख़राब है और चैंपियन मार्कीज़ उनकी बोन रिप्लेसमेंट करके ज़िंदगी बचाने वाले हैं। ये खबर सुनते ही पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हड़कंप मच गया। हर सेटली इमरजेंसी मीटिंग में बैठ गई। 6 राज्यों के बचे हुए लोग तो ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें अपने राज्य वापस मिलने वाले हों। जाओ फू में, गुरुजी, सुना आपने, बाबा बोन रिप्लेसमेंट करवाने वाले हैं। हु हाय भागता हुआ जाओ गाओ के पास आया। जाओ गाओ ने सिर हिलाया। पता है शीजी। तो गुरुजी, हम कब एक्शन लेंगे? जाओ गाओ कुछ देर के लिए चुप हो गया। ये खबर पैलेस से बाहर आई थी, कंफर्म भी हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि आखिर ये खबर बाहर गई कैसे। और उसे थोड़ी बेचैनी इस बात से भी थी कि कल रात उसके कुछ लोवोंग लोग गायब हो गए थे। गुरुजी, गुरुजी, हु हाई की आवाज से जाओ गाओ वापस आया। उसने खुद को मन में झड़का। जाओ गाओ, इतना सोचने की क्या जरूरत है, अब तो बस करना है। फिर उसने हु हाई को देखा, थोड़ा रुककर बोला, कल उधर मैंग फैमिली में। शीजी, क्या आपको सच में महाराज की जान की फिक्र नहीं? मैंग तियान ने देखा कि फूसू अभी भी कन्फ्यूजन फिलॉसफी की किताब पढ़ रहा है तो उसका दिल जल उठा। फूसू ने किताब रखी। फिक्र है, लेकिन सिर्फ फिक्र करने से क्या होगा? उसने उल्टा पूछा। मैंगटियान के पास जवाब नहीं था। फूसू ने एक जानी पहचानी मुस्कान दी। मैंग जनरल, देखो ना, पिछले कुछ दिनों में पैलेस के सारे स्टाफ बदल दिए गए। क्या तुम इसका मतलब नहीं समझ रहे? मैंगटियान रुक गया। मतलब? लगता है मैंग जनरल अभी समझे नहीं। फुसू ने धीरे से सिर हिलाया। बाबा खुद के लिए रास्ता बना रहे हैं, हमें बस देखना है। लेकिन चीजी, जनरल को अभी भी समझ नहीं आया। मैंग त्यान ने सिर खुजाते हुए कहा, मैंग जनरल, बताओ, वो चैंपियन माकी कौन है? तीनों आर्मीज के सबसे बड़े। कहा जाता है कि चीन का 7 में से 7 हिस्सा उनकी तलवार से जीता गया। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो बाबा को नुकसान पहुंचाएंगे? ये सुनते ही मैंग त्यान को एकदम सब क्लियर हो गया। शीजी, जनरल समझ गए। बस शांति से देखते हैं, असली खेल खुद ब खुद शुरू होगा, फूसू ने कहा और वापस अपनी किताब उठा ली। उधर पैलेस में मैं वर्माई खोले सुप्रीम बोन हाथ में लिए यिंगज़ेंग के सामने खड़ा था। मेरे चारों तरफ धीरे धीरे एनर्जी के सर्कल्स घूम रहे थे। आज वो दिन था जब यिंगज़ेंग की बोन रिप्लेसमेंट शुरू होनी थी। इसे कंप्लीट होने में कई दिन लगने थे, लेकिन पहला स्टेप सबसे खतरनाक था। इन कुछ दिनों में मेरे खून से उनका शरीर काफ़ी बेटर हुआ था, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता था कि सब ठीक होगा। क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर कोई रास्ता नहीं था। सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि यिंगज़ेंग का अपना शरीर उस सुप्रीम बोन की ताकत को झेल पाएगा या नहीं, ये सिर्फ उनके ऊपर था। महाराज, तैयार हैं? मेरे पूछते ही बोन रिप्लेसमेंट फॉर्मली शुरू हो गई। यिंगज़ेंग ने, जो थ्रोन पर लेटे थे, सिर हिलाया। अगले पल मैंने वो सुप्रीम बोन, जिसमें से एक गहरी चमक निकल रही थी, यिंगज़ेंग की छाती के पास रखी। महाराज, आगे थोड़ा दर्द होगा। बात खत्म होते ही मेरी आंखों से एक अजीब रोशनी निकली जो सुप्रीम बोन और यिंगज़ेंग की छाती को एक साथ घेरने लगी। फिर सुप्रीम बोन आंखों के सामने धीरे धीरे यिंगज़ेंग की छाती में समाने लगी। इस प्रोसेस में एक तेज दर्द समुद्र की लहरों की तरह उठा और यिंगज़ेंग के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं पूरी नज़र से देख रहा था। मन में एक राहत की सांस ली। अगर पहले अपने खून से सुप्रीम बोन को तैयार ना किया होता तो वो एनर्जी यिंगज़ेंग के शरीर को एक पल में भस्म कर देती। लेकिन इतने जबरदस्त दर्द के बावजूद यिंगज़ेंग ने बस चेहरा थोड़ा बिगाड़ा, कोई चीख नहीं निकली। दांत भींचकर वो सजीब तकलीफ को झेलते रहे, जैसे उस दर्द को अपनी ताकत बना रहे हों। लगभग एक इंसेंस स्टिक जितने वक्त में सुप्रीम बोन पूरी तरह यिंगज़ेंग के शरीर में समा गई। उनके साल और हड्डी के साथ एक हो गए। यिंगज़ेंग की छाती पर अनगिनत रहस्यमयी सिंबल्स धीरे धीरे घूमने लगे, एक अजीब पैटर्न बनाते हुए। बोन रिप्लेसमेंट का पहला स्टेप पूरा हो गया था।
मैं पास खड़ा उन सिंबल्स को देख रहा था और मन में एक अजीब सी खुशी और राहत उमड़ रही थी। अब अगला काम था इंतज़ार कि यिंगज़ेंग का शरीर खुद उस सुप्रीम बोन को एक्सेप्ट करे और उस पर कंट्रोल पाए। ये प्रोसेस कितनी अनसर्टेन थी, कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सबसे खतरनाक पहला स्टेप पार हो गया था। उधर जाओगाओ को पता था कि उसके पास वक्त कम बचा है। एक बार यिंगज़ेंग की बोन रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो गई तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आज जाओगाओ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। किसी भी तरह यिंगज़ेंग की बोन रिप्लेसमेंट को रोकना था। तभी 6 स्वॉर्ड स्लेव्स में से झैंगांग उसके पास आया और धीरे से लेटेस्ट अपडेट दी। अच्छा, झाओगाओ ने सुनते ही कहा। फिर उसने एक ठंडा और सख्त हुक्म दिया, सबको बताओ, एक्शन शुरू करो। जी। ज़ेंगान एक पल में गायब हो गया। झाओगाओ का हुक्म मिलते ही दूसरी तरफ 18वें प्रिंस हुहाई ने अपने सारे लॉयल लोगों को बुलाया और अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ पैलेस की तरफ रवाना हो गया। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ली सी और मार्की वांगबेन दोनों को ये खबर मिली। दोनों ने सुनते ही चेहरा बदल लिया। दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियां तैयार करवाईं और बिना किसी प्लान के एक ही डायरेक्शन में पैलेस की तरफ चल दिए। पैलेस के किलिन हॉल में मैं ऊपर बैठा था। नीचे ज़ैंगहान रिपोर्ट दे रहा था। हुजूर, चीफ यूनक जाओगाओ और 18वें प्रिंस हुहाई अभी पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने शांति से कहा। मेरा जवाब सुनकर चांग हान ने चुपचाप से हिलाया और पलटकर चला गया। उसकी जाती हुई पीठ देखते हुए मेरे होठों पर एक नॉइंग मुस्कान आ गई। उधर पैलेस के बाहर जाओगाओ और हुहाई मिल गए। हुहाई के पास कुछ 1000 सोल्जर्स देखकर जाओगाओ का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। इन्हें कम मत समझो, सही जगह पर। ये कुछ 1000 लोग बड़ा काम कर सकते हैं। गुरुजी, कब? जाओगाओ ने एक ठंडी नजर दी। जब पैलेस का दरवाजा खुलेगा तभी। पैलेस की गार्ड ड्यूटी पर जो 9 मिनिस्टर्स में से एक था, लांग जोंगलिंग, उसे पहले से मिला लिया था। बस उसे दरवाजा खोलना था और फिर अंदर बाहर से एक साथ अटैक होता। इस एक्शन के लिए जाओगाओ ने पहले से एक बहाना भी सोच रखा था। वो कहेगा कि वो एम्परर को बचाने आए हैं। सियानयांग शहर में एक ऊंची इमारत की छत पर गाओ जैनली और दाओजी नीचे से गुजरते लोगों की बातें सुन रहे थे। सब यिंगज़ेंग की बोन रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप कमरे में आ गए। तो चैंपियन मार्की ने यिंगज़ेंग को अचानक रीजेंट क्यों बनाया, इसकी वजह मिल गई। उन्हें बोन रिप्लेसमेंट करवानी थी, दाओजी ने कहा। बोन रिप्लेसमेंट, ये पहली बार सुना था उसने। नाम से ही लगता था कितना खतरनाक होगा। पास बैठे गाओ जैनली कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अचानक सिर उठाया। दाओजी भाई, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शानयांग में कुछ बड़ा होने वाला है। सही कह रहे हो, गाओ जैनली ने कहा। मैं पैलेस के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। गाओ जियानली ने अपने मन की बात कही। पैलेस में जाना खतरनाक था, पकड़े जाने पर जान बचना मुश्किल था। लेकिन गाओ जियानली जानते थे कि अगर वो गए नहीं तो ये बात उनके जहन से नहीं जाएगी। गाओ जियानली को लगा कि दाओजी थोड़ा हिचकिचाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, दाओजी ने उनके कंधे पर थपकी दी। जाना है तो मैं भी चलूंगा। गाओ जियानली बोलने लगे। दाओजी ने बीच में ही रोका। लेकिन पहले एक बात सुन लो, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मैं सीधा भागूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। गाओ जियानली जोर से हंसे। उस वक्त जितना भाग सको भागो। वो जानते थे कि दाओजी का उनके साथ उस लायंस डेन में आना ही बहुत बड़ी बात थी। हर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं रखता। फिर दोनों ने थोड़ा डिस्गाइज किया और जल्दी से निकल गए पैलेस की तरफ। उसी वक्त पैलेस में वो भारी कॉपर दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुल रहा था। हुहाई के दिल में एक अजीब एक्साइटमेंट और घबराहट थी। उसे पता था वो लम्हा आ गया जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। फिर पैलेस गार्ड की एक लाइन व्यवस्थित तरीके से बाहर निकली। सबसे आगे था लैंग जोंगलिंग, जाओ चैन, जो पैलेस गार्ड्स का हेड था। उसने बाहर देखा। जाओगाओ और हुहाई के लोगों के अलावा कोई नहीं था। उसके होठों पर एक छुपी हुई मुस्कान आई। बोला, चीफ यूनक जी, काम होने के बाद अपना वादा मत भूलिएगा। जाओगाओ ने हल्की तिरस्कार भरी हंसी दी। जाओचन, मैं जाओगाओ हूं, अपनी बात से मुकरता नहीं। जाओचन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर पलटकर हाथ हिलाया। गार्ड्स ने लाइन बनाकर दूसरी तरफ पेट्रोल पर जाना शुरू किया। जैसे ही वो गए, पैलेस का दरवाजा पूरा खुल गया। शीजी, चलो। जाओगाओ के बोलते ही हुहाई ने अपने लोगों के साथ पैलेस में दाखिल होना शुरू किया। थोड़ी ही देर में 2 गाड़ियां तेजी से आकर पैलेस के सामने रुकीं। ली सी और गांगबेन दोनों नीचे उतरे। एक दूसरे को देखते ही दोनों समझ गए कि क्यों आए हैं। तभी लांग जुंगलिंग जाओचन पेट्रोल से वापस लौटा। ली सी और वांगबेन को देखकर वो आगे आया। जाओ जी,
क्या तुमने 18वें प्रिंस और चीफ यूनुक को यहां देखा? वांग बेन ने पूछा। जाओ चन ने एक पल रुककर सिर हिलाया। माफ करिए मार्कीज जी, मैंने उन्हें नहीं देखा। वांग बेन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। तो क्या वो आए ही नहीं, या फिर? सोचते सोचते उसने पैलेस गेट की तरफ देखा। लीसी भी पास खड़े चुप थे। आखिर में दोनों ने साथ अंदर जाने का फैसला किया। किलिन हॉल में जांग हान ने रिपोर्ट दी, हुजूर 18वां प्रिंस और जाओ गाओ पैलेस में घुस आए हैं और किन रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर मेरी एक बहुत थोड़ी उठी। आंखों में एक हल्की हैरानी थी। लगता है जाओ गाओ ने तैयारी पूरी की थी, इतनी जल्दी और आसानी से अंदर आ गया। आज पैलेस गार्ड कौन था? मैंने पूछा। हुजूर, लैंगजोंगलिंग जाओ चेन, जांग हान ने जवाब दिया। मेरी आंखें थोड़ी और सिकुड़ी। अच्छा, तो इसीलिए 9 मिनिस्टर्स, यानी देश के सबसे बड़े पिलर्स, और आमतौर पर ये सब एम्परर के सबसे भरोसेमंद लोग होते हैं। लेकिन जाओ गाओ ने लांग जोंगलिंग तक को अपनी तरफ कर लिया था। इसका मतलब था वो वाकई केपेबल था। जांग हान अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो मैं तुम पर क्यों भरोसा करता हूं? जांग हान ने सिर हिलाया। इसलिए क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर मुझे पसंद है। जाओ अपने सारे शैडो गार्ड्स को लेकर चिन रॉयल पैलेस की प्रोटेक्शन पर लग जाओ। मेरी बात एक हैमर की तरह जांग हान को जगा गई। उसने फौरन झुककर कहा, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूं। जांग हान बिना पलटे चला गया। उसके जाने के बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने खुद भी तय किया कि उस पल को पर्सनली देखूंगा जब किन का दूसरे जनरेशन में तबाह होने का इतिहास बदलेगा। उधर जाओ गाओ की टीम पैलेस में बेरोक टोक आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये स्मूथनेस जाओ गाओ को थोड़ी बेचैन कर रही थी। रास्ते में एक भी काट नहीं मिला। ये बहुत ही अनयूजुअल था। लेकिन हु हाई तो पागल हो चुका था। उसे बस वो थ्रोन दिख रही थी जहां वो बैठकर पूरी दुनिया को देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग चिन रॉयल पैलेस के करीब पहुंचे, अचानक कुछ फिगर्स सामने आकर रास्ता रोक लिया। रोकने वाला था जिनीवे कमांडर क्लिंगलोंग। ये रॉयल पैलेस का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो हो तुरंत वापस जाओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो शांत लेकिन जबरदस्त आवाज ने माहौल तोड़ दी। जाओ गाओ और हु हाई ने ऊपर देखा। एक मजबूत कद का आदमी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस उन पर नजर गड़ाए था। दोनों की भौहें सिकुड़ गईं। मैं किन का 18वां प्रिंस हूं और ये चीफ यूनक हैं। हम महाराज से मिलने आए हैं। तुम हो कौन जो रास्ता रोक रहे हो? हु हाई एक कदम आगे आया। सोचा शायद अपनी आइडेंटिटी से डरा सकेगा, लेकिन किंगलोंग ने एक उदासीन नजर डाली और फिर से वही बोला, ये रॉयल पैलेस का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। कोई भी बिना परमिशन के नहीं आ सकता। जो आएगा उसे मारा जाएगा। हु हाई का मुंह टेढ़ा हो गया। इस पैलेस में उससे इस टोन में बात करने वाले कम लोग थे और ये अजनबी उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। गुरुजी, हु हाई ने जाओ गाओ की तरफ देखा। जाओ गाओ ने हल्के से सिर हिलाया। जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं तो बात का फायदा नहीं। जाओ गाओ की ओके मिलते ही हु हाई का कॉन्फिडेंस डबल हो गया। उसने हाथ हिलाया, मारो सबको। हु हाई के हुक्म पर सोल्जर्स जैसे भड़के हुए जानवरों की तरह हथियार निकालकर जिनीवे पर टूट पड़े। किंगलोंग ने वो सब ठंडी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। जब सोल्जर्स करीब आए तब उसने एक शब्द बोला, चलो, और पीछे से जिनीवे पिंजरे से निकले शेरों की तरह झपट पड़े। उनके हाथों में चमकते शिवचुंडाव थे। कुछ ही पलों में चारों तरफ तलवारों की आवाजें और चीखें थीं। जिनीवे लोगों के बीच से ऐसे गुजर रहे थे कि उनकी आकृति भी पकड़ में नहीं आ रही थी। दुश्मन के सोल्जर्स छू भी नहीं पा रहे थे। थोड़े वक्त में हु हाई को कुछ गलत लगा। उसके लोगों में जरा भी रेजिस्टेंस नहीं था। हु हाई घबरा गया। गुरुजी, ये लोग हैं कौन? जाओ गाओ भी उन्हें देखकर कंफ्यूज था। उसने रिसर्च की थी। मेरे साथ जो आर्मी थी उसका नाम था बिग स्नो ड्रैगन फ्लैग, सिल्वर आर्मर, लॉन्ग स्पीयर्स। ये लोग उससे बिल्कुल अलग थे। जाओ गाओ का ओरिजिनल प्लान था कि हुआई के लोग आगे रहें और उसके लुओंग किलर्स एनर्जी सेव करें, आखिरी वक्त पर काम आएंगे। लेकिन अब लग रहा था कि वो आखिरी वक्त आ गया था। जाओ गाओ ने एक ताली बजाई और आसपास की दीवारों और छतों से काली आकृतियां निकलने लगीं। देखते ही देखते करीब 100 किलर्स सामने थे। हुआई का चेहरा थोड़ा खिला, लेकिन छिंगलोंग ने ये सब देखा और उसके नॉर्मली एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर पहली बार एक हल्की रिएक्शन आई। फिर उसने सबके सामने एक बॉक्स निकाला और एक ताली मारी, एक क्लिक की आवाज के साथ। बॉक्स खुला और अंदर रखे हथियार दिखे। जाओ गाओ ने ये देखा तो उसके मन में एक बुरा फीलिंग उठा। उसने चिंगलोंग की तरफ उंगली की और अपने लो वोंग किलर्स को इशारा किया, उसे मारो। लो वोंग किलर्स बिना एक पल गवाए चिंगलोंग की तरफ बढ़े। उसी पल चिंगलोंग भी हिला।
एक हाथ में वो बॉक्स, दूसरे हाथ से उसने एक मुट्ठी सिल्वर नीडल्स निकाली और जोर से फेंक दी। वो नीडल्स रोशनी की तरह चमकते हुए सामने वाले किलर्स पर बरस पड़े। आगे के किलर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए। नीडल्स उनके शरीर के आर पार हो गईं और वो गिर पड़े। पीछे के किलर्स का चेहरा उतर गया। एक ही मुलाकात में 10-15 लोग गए। जाओगाओ का चेहरा और काला हो गया। लोवांग किलर्स ट्रेंड थे, घबराहट से जल्दी संभले और फिर से फॉर्मेशन बनाने लगे। लेकिन चिंगलोंग ने उन्हें चांस नहीं दिया। एक फ्लैश में वो हिला, फिर से नीडल्स फेंकी और बॉक्स में से बाकी वेपन्स भी काम में आए। चंद सेकंड्स में 100 लुआवोंग किलर्स में से आधे से ज्यादा खत्म। जाओगाओ की आंखें फड़कने लगीं। उसे क्लियर था कि वो इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर गया था। 6 शॉर्ट स्लेव्स। ये कहते ही ज़ैंग हान अपने शैडो गार्ड्स लेकर वहां पहुंच गया। जाओगाओ को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। जाओगाओ, ये रॉयल पैलेस है, तुम ये क्या कर रहे हो? जाओगाओ की भौहें सिकुड़ी। ये पुराना भूत यहाँ कैसे आ गया? फिर उसने जोर से कहा, चैंपियन मार्की यिंगजेंग की बोन रिप्लेसमेंट कर रहा है। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। हम 18वें प्रिंस के साथ महाराज को देखने आए हैं कि वो ठीक हैं या नहीं। महाराज बिल्कुल ठीक हैं। शिजी और चीफ यूनुक को फिक्र करने की जरूरत नहीं, ज़ांग हान ने शांति से कहा। जाओगाओ ने ठंडी हंसी दी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। जब तक महाराज को खुद नहीं देखेंगे हम नहीं हटेंगे। उसी वक्त पैलेस के दूसरे हिस्से में गाओ जेनली और दाओजी आराम से घुस आए थे। दोनों को खुद हैरानी हो रही थी। शानयांग पैलेस में घुसना जितना मुश्किल सोचा था, उससे कहीं ज्यादा आसान था। दाओजी ने हाथ हिलाते हुए मजाक उड़ाया। लोग कहते थे शानयांग पैलेस में बड़ी सिक्योरिटी है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं था। गाओ जेनली की भौहें सिकुड़ गईं। भाई, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, यहाँ कुछ तो जरूर हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा। गाओ जेनली ने सतर्क किया। दाओ जी एक पल रुका। आगे चलते हुए अचानक पास से एक शोर आया। दोनों तेजी से गए और दीवार की दरारों से झांक कर देखा। जो दिखा वो देखकर दोनों की सांस रुक गई। एक बड़े पैलेस के सामने 2 फोर्सेस आमने सामने थीं और जो रोक रहे थे उनकी रैंक क्लियरली काफी ऊंची थी। ये क्या हो रहा है? जैसे ही दोनों फोर्सेस फिर से भिड़ने वाली थीं, मैं स्टेप से नीचे उतरा। एक पल में पूरे मैदान में सब रुक गए। सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। हुजूर, ज़ांग हान ने एक नज़र लेने के लिए कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मेरी नज़रें ऊंचाई से जाओगाओ और हु हाई पर गईं। चीफ यूनक जाओगाओ और 18वें प्रिंस हु हाई ने रिबेलियन की। पैलेस में जबरदस्ती घुसकर महाराज को नुकसान पहुंचाने और पावर हथियाने की कोशिश की। चिन के रूल्स के मुताबिक इसकी सजा है मौत। ये सुनते ही हु हाई का चेहरा सफेद हो गया। पूरा जिस्म कांपने लगा। गुरुजी, ये अब क्या होगा? जाओगाओ ने गुस्से से एक नजर मारी, फिर गाली देकर मेरी तरफ देखा। चैंपियन मार्कीस, तुम एम्परर को कंट्रोल करके सोचते हो हमें पता नहीं चलेगा? बोन रिप्लेसमेंट के दौरान अगर महाराज को कुछ हो गया तो तुम ही थ्रोन पर बैठोगे ना? जाओगाओ की बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम ब्लैंक था। फिर मैंने खिंगलोंग की तरफ देखा। सजा दो। बस एक इशारे पर खिंगलोंग ने बिना देर किए किन्स्तुमटीन वेपन्स में से वो 6 एग्जीक्यूशन सॉर्ड्स निकाले। कुछ ही पलों में खिंगलोंग वापस मेरे पास था। हुजूर, हो गया। दीवार के बाहर गांव जेनली और दाऊजी वो सब देखकर सन थे। भाई चलते हैं। गांव जेनली ने दाऊजी को इशारा किया। दाऊजी ने सिर हिलाया। अभी पकड़े नहीं गए थे, जल्दी निकलना था। हु हाई और जाओगाओ की मौत की खबर पूरे स्यानयांग में आग की तरह फैल गई। शहर में हड़कंप मच गया। क्लिंगलोंग और जिनीवई की छापेमारी जारी थी। हर तरफ डर था। किसी ने कहा, शीजी, क्या चैंपियन मार्कीज थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? महाराज ने उन्हें बस रीजेंट की पावर दी थी, जान लेने की नहीं। 18वां प्रिंस कुछ भी करे, आखिर महाराज का खून तो था। सजा देना था तो महाराज देते। मेंग टियन ने बहुत पैशनेटली कहा। मेंग जनरल, बाबा ने तुम्हें क्या कहा था जब वो अंदर गए? फूसू ने पूछा। जब यिंगजेंग अंदर गए थे, उन्होंने मेंग टियन को अकेले बुलाया था। बस यही कहा था कि अच्छे से शेजी की मदद करना, मेंग टियान ने याद करते हुए कहा। फूसू ने धीरे से सिर हिलाया और थोड़ी देर सोचा। क्या हुआ? मेंग टियान ने पूछा। मुझे लगा था कि बाबा ने कोई हिंट छोड़ा होगा, लेकिन लगता है बाबा का अंदर जाना चैंपियन मार्कीज की वजह से फोर्स नहीं था। अब बस दुआ है कि महाराज जल्दी बाहर आएं, वरना आगे हालात और मुश्किल हो जाएंगे। मेंग टियान ने एक लंबी सांस ली। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जब यिंगजेंग बाहर आएंगे और पता चलेगा हु हाई को मारा गया, उनकी क्या रिएक्शन होगी। युनयांग स्कूल में पागल है वो। चैंपियन मार्कीस पागल है। 18वें प्रिंस को भी मार दिया। खुद को एम्परर समझ लिया क्या?
युनजोंग जुन सूफू ने हैरानी से कहा। आंखें फैली हुई थीं। बाकियों के चेहरे भी कुछ अच्छे नहीं थे। सब जानते थे इस सब के पीछे क्या मतलब था। जब तक यिंगजिंग बाहर नहीं आते पूरा चिन साम्राज्य मेरे ही हाथों में था। पास बैठी यूशन को उस रात की याद आ गई। उसके मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बेहतर होगा कि हम वो इमोर्टैलिटी ड्रग जल्दी बनाएं। शायद वही हमारी जिंदगी की गारंटी हो। डा सिमिंग ने सबको याद दिलाया। और उससे ज्यादा डोंग हुआंगजिबा उस रहस्यमयी पावर को समझना जरूरी है। सब एक पल के लिए चुप हो गए। डोंगजुन में एक बड़े से कंपाउंड में चू किंगडम के पुराने लॉयल लोग छुपे हुए थे। वो झाओ गाओ और हुहाई में भी बहुत हिम्मत थी। यिंगजेंग के अंदर जाते ही रिबेलियन कर दी, लेकिन चैंपियन मार्क्विस ने उन्हें डायरेक्टली मार दिया। इसमें गलत क्या था? शांग शाओया ने मुंह भर के खाते हुए कहा। उसके पास बैठे एक बुजुर्ग सफ़ेद बालों वाले फैनजेंग, जो उनके एडवाइज़र थे, उन्होंने धीरे से कहा, 10 साल बाद जिसका नाम सुनकर 6 राज्यों के लोग कांपते थे, वो वापस आ गया। चू किंगडम के तबाह होने के बाद से वो सब छुपकर ताकत जमा कर रहे थे। थोड़ी उम्मीद आई थी, लेकिन ये खबर आ गई। फैन जी, डरने की क्या बात है? 10 साल पहले मैं शायद उनसे कमज़ोर था, लेकिन अब जरूरी नहीं, शांग शायो ने कहते हुए अपनी मसल्स फ्लेक्स्ड की। फैन जैंग ने मन में सोचा और चेहरे पर फिक्र दिखाते हुए सिर हिलाया। पास बैठे शांग लियांग भी चुप थे। वक्त बीतता रहा। 3 दिन गुजर गए। मोहिस्ट मैकेनिकल सिटी में गाओ जियानली और दाओजी सेफली वापस आ गए। उन्हें सेफ देखकर सबने राहत की सांस ली। फिर उन दोनों ने शियानयांग पैलेस में जो देखा सब डिटेल में बताया। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि पूरा एम्पायर उस चैंपियन मार्कीज की मुट्ठी में आ गया है, लीडर ने भौहें सिकोड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा। हाँ, गाओ जानली ने सिर हिलाया।